Hello friends, today we'll talk about the chapter 8 Enlightenment Age। मेरी वीडियोस आप सीक्वेंशियली देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इंग्लिश लिटरेचर की कैसे ग्रोथ हुई थी इंग्लैंड में। तो इस एज को हम एनलाइटमेंट एज भी कहते हैं एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, अगस्टिन एज भी कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, कुछ भी इनमें से नाम आए, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहते हैं। ओके तो इनमें से किसी भी चीज़ का नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये पीरियड है 1700 टू 1800 AD। ओके एंड एनलाइटमेंट मीन्स wisdom and understanding and ability to think and reason rationally। ओके एनलाइटमेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रबोधन, अवेकनिंग, इंसाइट। ओके तो ये आपको याद रखना है। एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आल्सो। व्हाट सेंचुरी इज कॉल्ड एज ऑफ एनलाइटमेंट। जो मैं आपको ये क्वेश्चंस बीच बीच में पूछती हूँ तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रखे हैं, मैंने लास्ट ईयर्स के पेपरों से ही ये क्वेश्चंस उठाए हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट सेंचुरी इज कॉल्ड एज ऑफ एनलाइटमेंट। तो आंसर इज 1700 to 1800। ओके एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ सेंसिबिलिटी, अगस्टन एज। ओके बिकॉज अगस्टिन एज इसे क्यों कहते थे, रोमन राइटर्स राइट अंडर द रूल ऑफ अगस्टस एंड इमिटेट द रोमन राइटर्स। एंड वो जो इंग्लिश राइटर्स थे वो इमिटेट करते थे, उनको कॉपी करते थे। ओके तो इसीलिए इसे अगस्टिन एज भी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगस्टिन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज। तो वही क्वेश्चन जो हमने अभी बात करी थी वही आंसर है। Answer is the English writers imitate the Roman writers writing during the period of Augustine। Okay, so don't be confused। And this period is also called as age of prose and reason। Prose का मतलब गत होता है और reason मतलब कारण, age of reason। Okay, और the next question is why it is called the age of prose and reason। तो क्यों कहा जाता था इसे age of prose and reason। तो the answer is because this was the time a lot of prose work is exercised, मतलब written poetry was not so much popular in this period। all the writers start writing essays, pamphlets and prose। क्योंकि इस टाइम पे पोइट्री ज़्यादा नहीं लिखी गई और बहुत सारे प्रोज वर्क्स लिखे गए, जो एसेस होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें लिखी गई थी, इसीलिए इसे एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है। ओके एंड द मेजर बिलीफ्स की बात करते हैं हम, कौन कौन सी इस टाइम के मेजर बिलीफ्स थे। देन द मेजर बिलीफ्स आर, द फर्स्ट इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद। ओके एंड मानवतावाद, ह्यूमनिज्म इज द की आइडिया ऑफ द एज ऑफ एनलाइटमेंट। तो ये ह्यूमनिज्म इज द की आइडिया। तो डोंट बी कंफ्यूज, पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेजर बिलीव्स इन दिस पीरियड। तो आपको ये शॉर्ट नोट्स में इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, एग्ज़ाम्स में एक बार पढ़ें और आपको आ जाए। मैं इसका सारा PDF बना के आपको दे दूँगी, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, समझो बस। ठीक है, ये सारा सारा A to Z इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी शॉर्ट नोट्स का, और आपको अगर डिटेल नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो द फर्स्ट मेजर बिलीफ इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है, इज द की आइडिया ऑफ द एज ऑफ एनलाइटमेंट। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद। ह्यूमनिज्म इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ह्यूमनिज्म मीन्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज इम्पोर्टेंट एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस एंड दे प्लेस ए great value on human nature। Okay, so this is called humanism। the next is major belief is emphasis on reason and logic। emphasis on reason। Okay, and they stress that everybody should have equal opportunity and there should be justice for all। ये सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सबको जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका दूसरा बिलीफ था। द थर्ड बिलीफ इज स्पेक्टिसियम। skepticism। Okay, and skepticism means you question all the things, all the belief which you cannot prove। जैसे कि डिवाइन राइट ऑफ किंग, जो डिवाइन का मतलब होता है अलौकिक। ओके एंड डिवाइन राइट ऑफ किंग एंड एनी किंग और मोनार्क। मोनार्क हैज द पावर टू
wish whatever he wants to do, and power given by God, and he was above all the writers at this age want proof of everything. तो इस टाइम के राइटर्स को हर चीज़ का प्रूफ चाहिए था. तो आई थिंक देयर फोर आई एम, कि मैं सोचता हूँ तो मैं हूँ. ओके, मैं सोच सकता हूँ इसीलिए मैं हूँ. तो इस टाइप की इनकी उस टाइम पे इनकी सोच थी, एंड दे वांट प्रूफ फॉर एवरीथिंग. द नेक्स्ट मेजर जो बिलीफ है उनका क्या है, इंडिविजुअलिज्म. द नेक्स्ट मेजर बिलीफ इज इंडिविजुअलिज्म. ओके, इंडिविजुअलिज्म. एंड इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाद. व्यक्तिवाद. एंड इंडिविजुअलिज्म मीन्स एवरीवन हैज़ द राइट गिवन बाय गॉड, certain rights and liberties सबके पास है, everyone is equal, and upper class during this time quite sympathetic about the lower class. इस टाइम पे जो upper class थी थोड़ी sympathetic थी lower class के लिए. तो individualism मतलब हम सब एक हैं. ओके, तो व्यक्तिवाद कि हर इंडिविजुअल है, उसके पास सर्टन राइट्स एंड लिबर्टीज है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उसे मिलनी चाहिए. ओके, एंड द मेजर चेंज हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन. जो मेजर चेंज आया था इस टाइम पे वो क्या आया था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, मतलब साइंस की एक क्रांति आ गई थी कि सब कुछ चाहिए था, जैसे कि न्यूटन, गैलीलियो, कॉर्पनिकस, हम सबको समझना चाह रहे थे. एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग फ्रांसिस बेकन. उस टाइम पे शुरू हुआ था फ्रांसिस बेकन के टाइम पे. बट द पीक ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन इज ड्यूरिंग एनलाइटमेंट. इस टाइम पे उसकी पीक पे था वो. एंड न्यूटन डिस्कवर लॉ ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो न्यूटन ने उस टाइम पे लॉ ऑफ ग्रेविटी जो हम पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर चीज़ में होती है, तो उसकी भी खोज करी थी. एंड जॉन लॉक was of a belief that knowledge comes from experience, and he said that mind is a portal of all knowledge, both scientific and moral. mind जो है एक पोर्टल है सभी नॉलेज का, साइंटिफिक भी और मॉरल भी. you should seek knowledge by observation, not by reading bible and other sources. तो हमें अपने ऑब्जर्वेशन से नॉलेज लेनी चाहिए, ना कि उन चीज़ों से. एंड एनलाइटमेंट के टाइम पर दे सो मच इन्फ्लुएंस ऑन रीज़न एंड लॉजिक. तो बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे रीज़न एंड लॉजिक से. एंड चेंज इन द रिलीजियस व्यू, जो उनके रिलीजियस व्यू थे उस टाइम पे उनमें भी चेंज आ रहा था. बिफोर दिस ऑल द पीपल बिलीव व्हाट द चर्च सेड और कैथलिक सेड. तो जो भी चर्च बोलती थी, कैथलिक्स बोलते थे, उन्हीं पे सब बिलीव करते थे, अपना माइंड लगाते ही नहीं थे. एंड क्रिश्चियन चर्च सेड अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. और क्रिश्चियन चर्च ने बोला था कि अर्थ सेंटर में है यूनिवर्स के, बिकॉज गॉड लव मैन, क्योंकि भगवान इंसानों से प्यार करते हैं. एंड ही पुट हिम इन द सेंटर एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम. उन्होंने बोला भगवान उनसे प्यार करते हैं इसीलिए उन्होंने सेंटर में रखा है, एंड सब कुछ उनके आगे पीछे रिवॉल्व होता रहता है. जैसे सन है रिवॉल्व हो रहा है, मून है रिवॉल्व हो रहा है. ओके, एंड देन केम कॉर्पनिकस. उसके बाद में कौन आया, कॉर्पनिकस, हु टोल्ड दैट sun is in the center of the universe and all the planets revolves around the sun. और इस टाइम पे कौन आया, कॉर्पनिकस, जिन्होंने बताया कि नो, sun is in the center and all the planets revolve around the sun. and people have less belief in magic and superstitions. इस टाइम पे जो superstitions होते थे उनके ऊपर विश्वास उनका कम था. तो इसमें डीसीएम, डीसीएम का DEISM मतलब गॉड इज लाइक ए वॉश मेकर, ही इज ए सीनर नॉट ए डूअर. तो वो एक सीनर है, वो देखेंगे सिर्फ, नॉट ए डूअर, वो कर नहीं सकते. ओके, तो DCM. तो हम मेजर चेंज ये आया था कि लोगों का बिलीफ होने लगा था. और जो गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स विदाउट एनी प्लान टू इंटरवेन, कि उसमें कुछ भी उनका इंटरवेंशन नहीं है. एंड गैलीलियो वॉज इम्प्रिजन बाय द पोप बिकॉज देर आर सो मैनी financing which contradict the beliefs of the church. and Galileo was imprisoned for 6 months. तो गैलीलियो को इस टाइम पे प्रिजन में रखा गया था 6 months के लिए. एंड एनलाइटमेंट, इसका क्वेश्चन कैसा आता है, एनलाइटमेंट बिलीफ इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ, किस चीज़ में बिलीव करती है, एनलाइटमेंट बिलीफ इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ. ट्राई टू आंसर इट. द आंसर इज रीजन. The answer is reason.
द नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, साथ में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको खुद जो मैं पढ़ाने के बाद में पूछ रही हूँ तो आप ट्राई कीजिए उसका आंसर देने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलाइटमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनलाइटमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय, and the answer is belief in the universal authority of reason and emphasis on the scientific experimentation. okay, तो scientifically experiment के ऊपर belief था उनका। the next question is critics transcend a subjective trans view and define that they have given statement and ask which particular writers written according to the statements we have described। तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है तो उसको पूछा जा रहा है कि किसने ये स्टेटमेंट दी है। तो द आंसर इज एज ऑफ एनलाइटमेंट इज बिलीफ इन objectification. They believe that everything should be measured, should be logically judged, and only then you should say something। आप सब कुछ लॉजिकली जज करने के बाद में, उसको ऑब्जर्व करने के बाद में फिर ही अपना जजमेंट दो, तो ये बोला जाता है। मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचती हूँ मैटर नहीं करता, क्या प्रूफ है मैटर करता है। आप उसके ऊपर प्रूफ दे सकते हो, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता। ओके, तो द आंसर इज दे अडॉप्टेड साइंटिफिक एटीट्यूड। तो उन्होंने कौन सा साइंटिफिक एटीट्यूड उस टाइम पे अडॉप्ट कर रखा था। ओके, तो ये एनलाइटमेंट एज के मेजर बिलीव्स, मेजर चेंज हमने करे हैं। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि क्या उस टाइम पे चेंजेस आए थे, जो लोगों की सोच भी उसके वजह से चेंज हुई थी। हमने देखा है अब तक, हम लास्ट वीडियोस में भी देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे वहाँ के माहौल में चेंज हुआ, जैसे जैसे वहाँ के जो किंग थे वो चेंज, उनके अंदर चेंज हुआ, वहाँ पे कैसे कैसे रेवोल्यूशन आया, रेस्टोरेशन पीरियड, रेनेसां पीरियड, तो क्या क्या इफेक्ट हुआ राइटर्स की राइटिंग्स पे। तो आज हम देखते हैं कि चार्ल्स टू के बाद में क्या इफेक्ट हुआ। ओके, तो चार्ल्स टू के बाद जो जेम्स टू किंग बना, बट बिकॉज ही वॉज कैथोलिक पीपल डिड नॉट लाइक हिम। ओके, तो लोगों को वो अच्छे नहीं लगे एंड और उन्होंने निकाल दिया एंड विलियम किंग बना। उसके बाद में कौन बने? विलियम किंग बने। ओके, तो ये आपको याद रखना है कौन सा किंग कब बना। एंड दे स्टार्टेड विद द न्यू काइंड ऑफ रूल, और उसने एक नए अपने न्यू काइंड ऑफ रूल स्टार्ट किए। एंड इंग्लिश बिल ऑफ राइट 1689, तो इन्होंने फर्स्ट निकाला इंग्लिश बिल ऑफ राइट 1689 में, which said now England is not a constitutional monarchy but also a parliamentary democracy। मतलब ब्रिटेन is a parliamentary democracy। This king is limited in power and must serve with the parliament। तो अब इसके पास लिमिटेड पावर है, वो पार्लियामेंट के साथ ही लोगों को सर्व कर सकता है। ओके, एंड आफ्टर 1869 ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है करंट, जो हम जिसे इंग्लैंड बोल रहे हैं, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, तीनों को मिला के हम ब्रिटेन बोलते हैं ना। तो आफ्टर 1869 ब्रिटेन, ऑल थ्री ऑफ देम कम अंडर अनदर टर्म कॉल्ड ब्रिटेन। इन तीनों को उस टाइम पे 1869 में ब्रिटेन बोला जाने लगा कि ओके, तो तीनों को मिला के किसको? इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, तीनों को ब्रिटेन बोला जाने लगा 1869। एंड ब्रिटेन इज रूल्ड बाय द किंग बट आल्सो हैज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो किंग तो रूल कर रहा है लेकिन उसके पास प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है। एंड नाउ द पीपल हैव पावर टू पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन एंड राइट टू स्पीक, राइट टू रिलीजन एंड डेमोक्रेसी started। And three important things also started at this time। In 1707 there was an act of union। कौन सा एक्ट आया 1707 में? एक्ट ऑफ यूनियन। आफ्टर विच स्कॉटलैंड मर्ज टू इंग्लैंड, उसके बाद में जो स्कॉटलैंड था वो भी मर्ज हो गया था इंग्लैंड में। नाउ स्टार्ट ग्रेट ब्रिटेन। अब हम क्या बोलेंगे? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के लिए बोला जाता था कि सन नेवर सेट इन ग्रेट ब्रिटेन, तो उसके लिए कहावत है कि सन नेवर सेट इन ग्रेट ब्रिटेन। एंड 1737 जो क्या है? लाइसेंसिंग एक्ट आया, आफ्टर विच थिएटर्स वेर क्लोज, पीपल टर्न टू नॉवल, a censorship of plays happened due to which nobody could write a play unless and until the play was
अप्रूव्ड बाय द सेंसर बोर्ड। तो कोई भी जब तक नहीं ले सकता जब तक कि सेंसर बोर्ड उसे अप्रूव ना कर दे। तो लाइसेंसिंग एक्ट 1737 में आया। एंड द नेक्स्ट वन इज 1798 एंड आयरलैंड वाज इंक्लूडेड इन द ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो ये 1798 में आयरलैंड वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रेट ब्रिटेन। Let us discuss about the literary characteristics of this age। जो literary characteristics है और इस एज की वो हम पढ़ते हैं। जो थाउ लिखते थे हम एंड यू आर यूज सेपरेटली, दोनों चीज़ें अब यूज होने लगी सेपरेटली। राइज ऑफ नॉवल चलने लगी। कॉफ़ी हाउसेस वॉज स्टार्टेड एंड had discussions about the changes that was happen। तो उनके पास अब डिस्कशंस करने लगे कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के। एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ एंड मैगजीन स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ 1662। साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्टेड एंड डिक्शनरी केम, इसके बाद में डिक्शनरी भी आई। एंड सैमुअल जॉनसन रोट ए डिक्शनरी 1755 इन इंग्लिश। सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी लिखी 1755 में इंग्लिश की। एंड बिशॉप रॉबर्ट लुईथ एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर उन्होंने दिया 1762 में। एंड लिंडले म्यूरा he wrote a work English grammar in 1794। तो इन इंग्लिश ग्रामर कैसे डेवलप हुआ है उसके बाद में इन्होंने भी लिखा, ठीक है। एंड एम्फेसिस टू स्टैंडर्डाइज ग्रामर एंड वोकैबलरी, एम्फेसिस दिया जाने लगा कि हम अब जो ग्रामर एंड वोकैबलरी है उसको स्टैंडर्डाइज कर दें, एक फिक्स कर दें। तो क्वेश्चन इस पे किस टाइप का आएगा? द क्वेश्चन इज एनलाइटमेंट एज और द 18th century राइटर्स डू सटायर फ्रीक्वेंटली फॉर, किसके ऊपर सटायर करते थे वहाँ के लोग? ट्राई टू आंसर दिस। The answer is they use satire to attack human voices and folly। Okay, so human voices and folly। So the next one is in 1689 to 1730 जो हम बोलेंगे क्लासिसिज्म इन पोएट्री, जो अलेक्जेंडर पोप एंड शिफ्ट केम, ओके, डॉफे एंड शिफ्ट एक्सेट्रा वो उस टाइम पे आए, तो उनको क्लासिसिज्म आया पोइट्री के अंदर। एंड 1740 to 1750 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ रियलिस्टिक सोशल नॉवल, जैसे रिचर्डसन, फील्डिंग हम पढ़ेंगे, मोलेट हम पढ़ेंगे, तो उनके बारे। एंड 1760 to 1800 सेंटिमेंटलिज्म आया। ओके, सेंटिमेंटलिज्म जो देखा गया राइटिंग्स में जो लिखी थी गोल्डस्मिथ एंड स्टर्न ने। एंड प्री रोमांटिक राइटर्स केम इन दिस पीरियड। तो प्री रोमांटिक राइटर्स जो थे वो इस पीरियड में आए। तो हम इसके बाद में अपना करेंगे अलेक्जेंडर पोप। द नेक्स्ट राइटर इज अलेक्जेंडर पोप। आज की वीडियो इतनी ही। आज हमने इंट्रोडक्शन किया है अपना एनलाइटमेंट एज का। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट भी कीजिए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि मुझे समझ पता चले कि आपको किस टाइप का कंटेंट मैं सही प्रोवाइड कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।